अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा पेज 151 पे चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ेंगे रिसीवेबल्स। ठीक है, हम नॉन करंट एसेट्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे जब रिसीवेबल्स पढ़ेंगे ना तो कंकरेंटली मैं साथ साथ आपको पेएबल्स ही पढ़ा दूँगा। रिसीवेबल के साथ साथ पेएबल्स और एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स एंड एडवांसेस टू सप्लायर्स, ये भी हम साथ साथ पढ़ लेंगे। हम 4 चीज़ें लेके चलेंगे: डेटर्स, क्रेडिटर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांसेस टू सप्लायर्स। ठीक है। अच्छा, इसमें ये आपका याद रखना, एसेट्स हैं 2 और ये 2 आपकी लाइबिलिटीज हैं, ऐसी है। अब ये वाला पोर्शन जो आपका ये वाला, ये चैप्टर नंबर 10 में है, लेकिन हम यहीं इसको डिस्कस कर लेंगे। हम वहाँ पे जाकर इसकी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो चीज़ें यहाँ पे मिस हो जाएंगी वो स्पेसिफिकली वहाँ जाकर करेंगे। ये बात फॉलो करेंगे, ठीक है। अलग से जाके मैं आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। पैरेलल मिलती जुलती चीज़ें, जो चीज़ें हम इस चैप्टर में, इस चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर 9 है जो हम पढ़ रहे हैं, जो 9 में हम नहीं पढ़ सकेंगे स्पेसिफिकली, वो मैं 10 में आके पढ़ा दूँगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़, आप ये एग्जांपल में देने लगा, ये आप लोगों को पता है, जस्ट मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ इस चीज़ को। एग्जांपल ये है कि हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटीज़ वाले केस में, लाइबिलिटीज़ वाले सिनेरियो में एक रिस्क एडिशनल होता है। वो ज़हन में है किसी के? एक एडिशनल रिस्क एग्जिस्ट कर रहा होता है। सोचे, टाइम ले लें। जी, सोच मैंने आगे नहीं चलना, अदरवाइज सोच के बताएं मुझे। रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, अंडरस्टेटमेंट, ठीक है। लाइबिलिटीज के केस में एक एडिशनल रिस्क कौन सा होता है? रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। वो हम यहाँ डेटर्स में नहीं पढ़ लेंगे, वहाँ जाके हम पढ़ लेंगे। वो यहाँ पे हम कवर इन 2 चैप्टर्स में नहीं कर होंगे। उसको हम स्पेसिफिकली एडिशनल चीज़ क्या है बोलें यार? रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट, इसको कंप्लीटनेस भी कहते हैं, इसको रिस्क ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी कहते हैं। पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन आगे, परेशान नहीं हो जाना। रिस्क ऑफ ये अंडरस्टेटमेंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज और कंप्लीटनेस, याद रहेगा। ये क्रेडिटर्स में एडिशनल रिस्क है। फॉलो करके मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं डेटर्स, हमारा टॉपिक ये है डेटर्स, लेकिन मैं ये 4 चीज़ें कंकरेंटली साथ साथ पढ़ाऊँगा आपको। क्लियर है? चैप्टर नंबर जब 10 में जाएंगे तो क्रेडिटर्स और एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स को मैं सेपरेटली नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमने यहीं पे कवर कर लेना उसको। तो समझिए चैप्टर नंबर 10 भी साथ साथ चल रहा है हमारा, ठीक है। एक्सेप्ट वो चीज़ें जो यहाँ पे हम नहीं पढ़ सके, जैसे डेटर्स में हम कंप्लीटनेस को उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे डेटर्स में कंप्लीटनेस रिस्क रिलेटिवली कम होता है। हाँ, क्रेडिटर्स में रिस्क या लाइबिलिटीज़ में रिस्क ज़्यादा होता है। कौन सा? कंप्लीटनेस का रिस्क, रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट इन लाइबिलिटीज़, कंप्लीटनेस, रिस्क ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। तो ये स्पेसिफिकली मैं आगे पढ़ा दूँगा आपको। तो आपने इस तरह लेके चलेंगे, चैप्टर नंबर 10 भी साथ साथ आपका हो रहा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? एडवांसेस टू सप्लायर्स, एडवांसेस टू सप्लायर्स, चलें जी। अच्छा, इसको समझने के लिए ना, जब भी हम
आम बच्चा ऑडिट का जब पढ़ेगा ना, वो जब बात करेंगे डेटर्स के लिए खास प्रोसीजर कौन सा है डेटर्स के लिए, तो क्या जहन में आता है? यहाँ से आवाज़ आई थी कोई? ओवर स्टेटमेंट, ठीक है। चले, मैं डेटर्स के लिए हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ऑडिट प्रोसीजर, वो है कंफर्मेशन का। जनरली आम बच्चे की कहेगा जिसने फेल होना है वो जी कंफर्मेशन भिजवा दें, ठीक है। जिस बच्चे ने पास होना है वो क्या कहेगा कि ठीक है डेटर्स तो है, लेकिन मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पे? क्या मैं ओवर स्टेटमेंट चेक करने आया हूँ या अंडर स्टेटमेंट? अगर तो मैं ओवर स्टेटमेंट चेक करने आया हूँ तो एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन रिलेशन मीट होनी है। कौन सी? एग्जिस्टेंस और, समझ गए? अच्छा, जब मैं अंडर स्टेटमेंट चेक करने आया हूँ तो कंप्लीटनेस रिलेशन। आपने एग्जर्शंस को पकड़ लेना, फिर पता लगेगा कि क्या करने आए हैं, अकॉर्डिंगली फिर आप प्रोसीजर बताएंगे। अगर आप ओवर स्टेटमेंट चेक करने आए हैं जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस या वैल्यूएशन, तो शायद कंफर्मेशन बेस्ट प्रोसीजर है, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट की तरफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर आ रही है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट लेने जा रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट से उसका एविडेंस लेने जा रहे हैं। ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया? मुझे अभी शक्लों से एश्योरेंस नहीं मिली, ठीक है। जिस बच्चे ने फेल होना है ना, वो सादी अप्रोच रखेगा, वो यार हाँ जी डेटर्स कंफर्मेशन सेंड कर दो, क्रेडिटर्स सेंड कर दो, एडवांसेस फ्रॉम कंफर्मेशन सेंड कर दो, ठीक है। जिस बच्चे ने पास होना है वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं, मैं इससे बेहतर जानता हूँ, मुझे ये बताएंगे डेटर्स या क्रेडिटर या एडवांसेस टू या एडवांसेस फ्रॉम में ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है या ओवर स्टेटमेंट की डायरेक्शन और डायरेक्शन टेस्टिंग पढ़ी है हमने, अंडर स्टेटमेंट की डायरेक्शन। और ओवर स्टेटमेंट में क्या चेक कर होता है कि ओवर वैल्यू तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि एक एसेट या लायबिलिटी बना दी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो एग्जिस्टेंस एसेशन और कंप्लीटनेस में अंडर स्टेटमेंट में कंप्लीटनेस एसेशन, ठीक है। तो कंप्लीटनेस के लिए कभी भी कंफर्मेशन सेंड करना अच्छा प्रोसीजर नहीं है, उसका हमने पढ़ा हुआ है कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, हम फिर एक बार रिपीट कर लेंगे रेलिवेंट जगह पर जाके, ठीक है। तो ये आपने इस तरह लेके चलना है इस सारे सिनेरियो। क्लियर हो गया? क्यों जी? याद रहेगा? अच्छा, इसके बाद ना हम यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, सर्कुलराइजेशन। यहाँ पे आपको लिखा नजर भी आएगा कहीं, सेकंड थर्ड पैराग्राफ में मिल रहा है जी आपको। कंफर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं सर्कुलराइजेशन। ओवरऑल जो आपका कंफर्मेशन प्रोसेस है ना, उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलराइजेशन, ठीक है। अच्छा, सर्कुलराइजेशन स्टार्ट क्या होती है, कंफर्मेशन प्रोसेस क्या होता है? मैं इसे कंफर्मेशन प्रोसेस लिख रहा हूँ, आपने सर्कुलराइजेशन लिखना है पूरे से, ठीक है। ये ना कंफर्मेशन प्रोसेस एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। ये नहीं कि कंफर्मेशन सेंड की रिस्पॉन्स आया ख़त्म, नहीं, ठीक है। कंफर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ होता है? बहुत सी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं आपको। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, क्या जो चीज़ आप चेक करने जा रहे हैं इसमें कंफर्मेशन भिजवाना ज़रूरी है? ठीक है, इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि कंफर्मेशन प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप कंफर्मेशन बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, सब फिर भिजवाएंगे, फिर रिस्पॉन्स आए, ठीक है। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो देखने क्या इसकी ज़रूरत है अभी है, ठीक है। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, पेपर में क्वेश्चन आया कि डेटर्स की अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है, डेटर्स की, और आपके ये कंफर्मेशन भिजवा दें। इसका मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन भिजवाने की ज़रूरत तो थी ही नहीं। ये बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि अगर ये समझ नहीं आई तो आगे चैप्टर नंबर 9, 10, 11 परेशान रहेंगे आप बैठे। इस चीज़ को मुझे श्योर है कि बात समझ आ गई है, नहीं आई मुझे डिस्कस करने, मैं रिपीट कर देता हूँ जी। समझ आ गई? अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या कंफर्मेशन भिजवाना ज़रूरी है?
यस, अगर आपने डिसाइड किया यस ज़रूरी है तो किसको सेंड करनी है? टू हूँ? क्या सबको भिजवानी है? क्या सैंपल है कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को भिजवानी है? समझ गए? क्या कंफर्मेशन भिजवाना ज़रूरी है? यस या नो आंसर? अगर यस आंसर आया तो किसको? फिर जो जिसको भिजवानी है, अगला सेलेक्टिंग पार्टीज। सेलेक्टिंग पार्टीज, सेलेक्ट करें पार्टीज। ठीक है, समझिए। अच्छा, उसके बाद आपने पार्टी सेलेक्ट कर ली कि ये 7 पार्टीज को भिजवानी है, तो फिर कंफर्मेशन का क्या लिखा मैंने? डिजाइन। डिजाइन क्या होगा? कंफर्मेशन का डिजाइन क्या होगा? क्योंकि जितना अच्छा डिजाइन होगा, ये बात याद रखनी है, जितना उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? कंफर्मिंग पार्टी से, जिसको आप कंफर्मेशन भिजवा रहे हैं। जितना अच्छा डिज़ाइन होगा उतना रिस्पॉन्स आएगा। देखें, 2 तरह की कंफर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, एक आपने लेटर लिखा है, आप नियाग्रा का ऑडिट करने हैं, नियाग्रा ने केमिकल खरीदा हुआ सितारा केमिकल से, फॉर एग्जांपल। अब आप केमिकल को लेटर लिख रहे हैं कि मैं ऑडिट करने आया हूँ और ये मैं इसमें यूँ करके पूरा पैराग्राफ बना दिए पूरा। अब वो आपने बीच में 6 चीज़ें पूछी सितारा केमिकल से, वो पहले से पढ़ेगा ही नहीं, उसको मौत पड़ेगी पढ़ते हुए, इतना बड़ा पैराग्राफ। फिर वो दोबारा पढ़ेगा, फिर वो देखेगा मैं कहाँ लिखूँ, उसको रिस्पॉन्स कहाँ करूँ। मैं अच्छा मैं नया लेटर डिज़ाइन करता हूँ। वो कहेगा यार अच्छा, जब ज़िंदगी में टाइम मिला ना फिर करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़िंदगी में टाइम नहीं मिलेगा आपको रिस्पॉन्स। वेयर एज यही सितारा केमिकल को आप कंफर्मेशन भिजवाते, इतनी ही चीज़ें पूछते और लिखते, ये क्वेश्चन नंबर 1, उसका आगे ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 2, वो पढ़ता रहता, रिस्पॉन्स लिखता रहता। तो उसके पढ़ते पढ़ते लेटर प्रिपेयर हो जाए, रिस्पॉन्स। तो फॉर श्योर इट इज डेफिनेट कि इसका रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होगा, इसका अच्छा नहीं होगा। तो कंफर्मेशन को डिज़ाइन कैसे करना है, याद रहेगा? अच्छा, आप ऑडिट कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल पहले भी शायद दी हो, पेस्टिसाइड्स का ऑडिट कर रहे हैं या फर्टिलाइजर का ऑडिट कर रहे हैं, जहाँ पे सप्लायर जो कस्टमर्स हैं वो किसान हैं, फार्मर्स हैं बेचारे। अब आप उनको इंग्लिश में लेटर लिख रहे हैं, कंफर्मेशन लेटर, वो परेशान हो जाएंगे बेचारे, क्या आप नहीं केस हो गए मेरे, पंचायत बुला देगा वो, या वो बोस्की का सूट पहनेगा, सर पे पग रखेगा और वकील साहब से मिलने आ जाएगा कचहरी में। वकील साहब देखेंगे किसी ने केस कर दी। वो बेचारे को उर्दू नहीं पढ़नी आती, उर्दू मुश्किल से पढ़ता है। ठीक है, तो कंफर्मेशन डिज़ाइन यहाँ पे हो सकता है आपको पंजाबी में लिखना पड़े, हो सकता है आपको उर्दू में लिखना पड़े। तो डिज़ाइन का बाय डायरेक्ट कनेक्शन है रिस्पॉन्स रेट से, याद रहेगा, पक्की बात है। अच्छा, इसके बाद आपने कंफर्मेशन को एड्रेस करना है। सब कुछ ठीक किया, गलत एड्रेस पे भिजवा दी, सब कुछ ठीक किया है, कंफर्मेशन कहाँ भिजवा दी है? गलत एड्रेस पे, फिर काम खराब हो गया, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आपने एड्रेस भी ठीक करना है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं कंफर्मेशन प्रोसेस। अभी चल रहा है खैर, फिर आप कंफर्मेशन सेंड करेंगे, ठीक है, और उसका क्या आएगा? रिस्पॉन्स। उस जो रिस्पॉन्स आया उसको आपने क्या करना है? आंखें बंद करनी है, फाइल में लगा देना है, देखना नहीं क्या आया रिस्पॉन्स। ऐसे करेंगे, क्या करेंगे उसको देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आया है, और ये जो फिगर आ रही है हमारी फिगर से बुक्स में जो आ रही है उसे टैली कर रही है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है ना। और अगर टैली नहीं कर रही तो क्या करेंगे? देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे डिफरेंसेस को। डिफरेंसेस को क्या करेंगे हम? वो इन्वेस्टिगेशन क्या है? हम मैनेजमेंट कहेंगे इसकी आपकी बुक्स में बैलेंस है, बुक्स और है,
बैलेंस एज पर कंफर्मेशन कुछ और है, तो मैनेजमेंट से क्या कहेंगे हम? इसको ठीक करें, पढ़ा हुआ आपने, रिकंसाइल करें। क्या कहेंगे मैनेजमेंट से इसको? समझ रहे हैं? पक्की बात है। रिकॉन्सिलेशन पढ़ेंगे ना। रिकॉन्सिलेशन कैसे बनेगी? आपके डेटा था, आपने गुड्स भिजवाई उसको 30 जून को, आपने सेल की एंट्री कर ली, सेल क्रेडिट डेटर्स उस तक पहुंचा नहीं 30 जून को, उसके पास अगले साल पहुंचा। वो सेल वो एंट्री कब करेगा परचेज की? अगले साल 30 जून को बैलेंस टैली करेंगे आपस में? नहीं करेंगे। उसने आपको कंफर्मेशन भिजवा दी, पेमेंट भिजवा दी 28 जून को, आप तक कोरियर नहीं पहुंचा, उसने पेमेंट भिजवाते एंट्री कर दी पेमेंट की, आपने एंट्री नहीं की। इस तरह के डिफरेंसेस होंगे ना, अगर फ्रॉड नहीं है तो, या एरर नहीं है तो ये होती है रिकंसाइलिंग आइटम्स। अब उनसे क्या रिकंसिलेशन बना के दें, वो जो रिकंसिलेशन बना के देंगे आप क्या करेंगे? उस रिकंसिलेशन को आंखें बंद करके फाइल में लगा लेंगे। ऐसे करेंगे हम। क्या करेंगे? मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेंगे, रिकंसिलेशन लेंगे और उस रिकंसिलेशन का क्या करेंगे? और उसके टेस्ट और डिटेल्स करेंगे उसकी। देखिए एक पार्टी कंफर्मेशन आई है रिकंसिलेशन कि बैलेंस एज पर बुक्स ये आ रहा है, बैलेंस एज पर कंफर्मेशन ये आ रहा है, तो रिकंसाइलिंग आइटम क्या होंगी? कुछ गुड्स इन ट्रांजिट होंगी या पेमेंट इन ट्रांजिट होगी, ऐसी है ना। ये आपकी शक्ल मोर लेस शक्ल होगी। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ठीक है ये गुड्स भिजवाई थी, उस तक नहीं पहुंची, यही होगा ना। ये मुझे जब जो डिस्पैच नोट दिखा दें, अगर डिस्पैच दिखाती कि वाकई इतनी अमाउंट के डिस्पैच नोट बने हुए हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट ठीक कह रही। अच्छा, फिर उसने पेमेंट्स की, आप तक नहीं पहुंची, आप तक पहुंची होगी 2 तारीख को अगले साल की, आपने 2 को बैंक में लगाई, तो 4, 5, 6, 7 को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही होंगी। तब सब्सिक्वेंट क्रेडिट देख लेंगे। इसका मतलब है कि ये अमाउंट्स वाकई इन ट्रांजिट थी। अगर ये सब कुछ इस सब के हर एक का एविडेंस मिल गया आपको, और ये उससे चेक कर लिया, ये आपने बुक से चेक कर लिया, तो इसका मतलब है बैलेंस एग्री का। ठीक है, समझ गए? अगला चीज क्या है? रिकॉन्सिलेशन। मुश्किल तो नहीं लग रहा? लॉजिकल है ना? बात समझ आ रही है? पूछ लें। रिस्पॉन्स आएगा मैनेजमेंट को। ठीक है, चले आगे, कोई मसला? यहां तक तो चल रहा है। अगर रिस्पॉन्स आ गया, अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आया, हो सकता है ना कंफर्म रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, फिर क्या करना है जी? दोबारा पूछेंगे फॉलोअप प्रोसीजर्स। फॉलोअप में क्या होगा? फॉलोअप क्या होगा कि हम फर्स्ट रिमाइंडर भिजवाएंगे उसको। आपने फॉर एग्जाम्पल 7 पार्टीज को सिलेक्ट किया, 7 कंफर्म भिजवाई, 4 का रिस्पॉन्स आ गया, 3 का रिस्पॉन्स नहीं आया, उन 3 को क्या करेंगे आप? फॉलोअप, फर्स्ट रिमाइंडर। फिर 1 का आ गया, 2 का फिर भी नहीं आया, फिर 2 को सेकेंड रिमाइंडर, अगर टाइम है आपके पास। ठीक है, इसे कहते हैं फॉलोअप। और फॉलोअप के रिस्पॉन्स में जब भी उसमें आएगा रिस्पॉन्स, तो आप क्या करेंगे? वही देखेंगे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अमाउंट टैली है नहीं टैली, क्यों नहीं टैली, रिकंसिलेशन मांगेंगे, रिकंसिलेशन आ रही है उसको एविडेंस में, वही प्रोसेस टिल द पॉइंट जब आपको लगेगा मेरे पास टाइम नहीं कंफर्म भिजवाने का, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का टाइम जल्दी आ रहा है, मुझे इन 2 पार्टी से एविडेंस नहीं मिल रहा, और नो आई एम श्योर कि अगर इसने पहली कंफर्मेशन को रिस्पेक्ट नहीं दी, फर्स्ट रिमाइंडर को रिस्पेक्ट नहीं दी, सेकंड रिमाइंडर को नहीं, तो अभी तीसरी को भी नहीं देगा। फिर आप डिसाइड करेंगे यस नो आई हैव टू अल्टर माई पोजीशन, अल्टर यानी अब अपने प्रोसीजर चेंज कर लेंगे। इसे कहते हैं अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस। अल्टरनेटिव अब यार अब मुझे कंफर्मेशन से एविडेंस नहीं मिल रहा, कंफर्मेशन से एविडेंस नहीं मिलने लगा, मैंने बड़े तरले कर दिए इनके, ये रिस्पॉन्स नहीं देंगे,
ठीक है। अच्छा ये मैं कंफर्मेशन प्रोसेस भिजवा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये डेटर्स के लिए नहीं है, इन चारों के लिए है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, एडवांसेस टू, एडवांसेस फ्रॉम, यहाँ तो मसला सेम है, सबको कंफर्म भिजवानी है आपने। अगर ओवर स्टेटमेंट या एग्जिस्टेंस या वैल्यूशन चेक कर रहे हैं आप, कंप्लीटनेस के लिए मैंने क्या भिजवाने की जरूरत है ही नहीं, वो तो उसके रेलेवेंट प्रोसीजर है ही नहीं, उसके लिए क्या करने अलग पड़ जाएंगे। मुझे एश्योरेंस से ये बात समझ आ गई है, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे आपको कोई चीज़ नई नहीं मिलेगी इंशाल्लाह इसमें, ये बात समझ आ गई। अच्छा अब आपने डिसाइड कर लिया कि अब कंफर्मेशन से रिस्पॉन्स, और मैंने एविडेंस कहाँ से लेना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे, इंस्पेक्शन ऑफ व्हाट, इंस्पेक्शन ऑफ, अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे, गौर से मेरी बात सुनें। देखें ये डेटर्स है ना, डेटर से सब्सिक्वेंटली क्या आता है, कैश आता है या बैंक में पैसे आते हैं, इसीलिए डेटर है। डेटर ने किस में कन्वर्ट होना है अल्टीमेटली, कैश में या बैंक में। तो अगर 30 जून को कंपनी कहती है मेरे इतने के डेटर्स हैं 30 जून को, और जुलाई अगस्त में उन पार्टी से पैसे आ रहे हैं, उन पार्टी से पैसे, subsequent receipt of money from those parties and debtors will give you the evidence of the amount existing at the balance sheet date and its valuation। कि यार एग्जिस्ट कर रही थी तो आ रहे हैं ना, अल्लाह वास्ते तो किसी ने नहीं दिया, कोई ज़कात तो नहीं दी किसी ने, या सदका तो नहीं दिया किसी ने, क्यों दिया उसने में, क्योंकि हमारे वैलिड रिसीवेबल थे। तो सब्सिक्वेंट रिसीव, सब्सिक्वेंट रिसीट्स will give you the evidence of the amount existing at the balance sheet date। ये बात समझ आ गई है। एक कंपनी कह रही है अब नियाग्रा को ऑडिट करने गए, नियाग्रा कहती है मैंने स्टारा केमिकल से इतने पैसे लेने हैं 30 जून को, इतने पैसे। अच्छा अगले 5 दिनों में उतने का चेक नियाग्रा के अकाउंट में लग गया, इसका मतलब क्या है कि नियाग्रा का क्लेम ठीक है कि मेरे इतने 30 जून को इतने पैसे रिसीवेबल थे, इतने पैसे रिसीवेबल थे। ये फॉलो करेंगे मत, याद रहेगा ये, बोला करें यार, नाश्ता नहीं करके आते। हाँ यस सर, क्लियर है। अच्छा अगर आप क्रेडिटर से करें, सब्सिक्वेंट पेमेंट्स या सब्सिक्वेंट डिस्पर्समेंट्स, सब्सिक्वेंट पेमेंट्स या डिस्पर्समेंट्स, क्रेडिटर का मैं क्या किया हुआ, सब्सिक्वेंटली पे किया हुआ, तो सब्सिक्वेंट पेमेंट टू दोज पार्टीज विल गिव यू द एविडेंस ऑफ द लायबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द एंड इट्स वैल्यू। कंपनी कहती है मैंने 2,80,000 देना है, आपने 2,80,000 दिया हुआ है, इसका मतलब है आपकी वैल्यूएशन भी ठीक है, वैल्यूएशन एजम्पशन भी ठीक है, और लायबिलिटी एग्जिस्ट भी करती है। समझ गए। अच्छा ये क्या है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, ये होते क्या हैं, ये क्या होती है, कैसे बनी लायबिलिटी, क्या आपने अपने कस्टमर से पैसे एडवांस में ले लिए, ठीक है, आपने कंफर्म भिजवाई, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, फॉलोअप किया, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड में रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने कहा मैं अल्टरनेट पे परफॉर्म कर लेता हूँ, ये अल्टरनेट कर रहे हैं ना, ऐसी है। इसका अल्टरनेट क्या हुआ, उसने एडवांस दिया हुआ आपको, तो सब्सिक्वेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स will give you the evidence of the amount existing at the balance sheet and its valuation। Subsequent delivery of goods, एडवांस उसने क्यों लिया है, गुड्स नहीं थी उसे। अच्छा यहां पे क्या होगा, एडवांसेस फ्रॉम सप्लायर्स, ठीक है। सब्सिक्वेंट आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है, किस लिए दिया है, गुड्स रिसीव करनी है, तो 30 जून के बाद सब्सिक्वेंट रिसीट ऑफ गुड्स विल गिव यू द एविडेंस ऑफ द अमाउंट एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट एंड इट्स वैल्यूएशन।
समझ आ गई? मैं फिर इसको सारे को रिवाइज कराता हूँ आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं जी? प्रोसेस सारा, ठीक है। कंफर्मेशन प्रोसेस कहाँ पे ख़त्म हुआ? फॉलोअप कर लिया आपने, टकरे मार ली, एग्जॉस्टिव मेजर ले लिए, कंफर्मेशन रिस्पॉन्स नहीं आया तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? डिसीजन से कि कंफर्मेशन ज़रूरी है, ज़रूरी है तो किसको भिजवानी? सिलेक्टिंग पार्टीज, डिज़ाइनिंग कंफर्मेशन, प्रॉपर एड्रेसिंग, आपने सेंड किया, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स को आपने मैच किया रिकॉर्डेड अमाउंट के साथ, एग्री कर गया तो 2 नफल पड़े, आपने अल्लाह का शुक्र एविडेंस मिल गया। नहीं टैली किया तो आपने क्या किया? मैनेजमेंट से पूछा, इंक्वायरी किया, इन्वेस्टिगेट किया, क्यों टैली नहीं कर रहा? उसने आपको रिकॉन्सिलेशन दी, उस रिकॉन्सिलेशन में आपने उसका आपने एविडेंस लिया, ठीक है। ये जो आ गया जहाँ पे कंफर्मेशन रिस्पॉन्स आया, जहाँ नहीं आया वहाँ पे फॉलोअप। फॉलोअप क्या है? फर्स्ट रिमाइंडर को फिर वही सारा कुछ चेक किया, ये नहीं आया, सेकंड रिमाइंडर, फिर एक टाइम आता है, अब कहते हैं टाइम है, थर्ड रिमाइंडर भिजवाते हैं। नहीं, नॉर्मली इतना टाइम होता नहीं है। अब कहते हैं ठीक है, मूव कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं अल्टरनेट प्रोसीजर पे। अल्टरनेट प्रोसीजर क्या है कि जो बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है उसको देखेंगे अल्टरनेट सब्सिक्वेंटली क्या होना है इसका। तो सब्सिक्वेंट जो है ना इवेंट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स है ना सारे, will give you the evidence of the amounts existing at the balance sheet date and its valuation। समझ गए? ठीक हो गया? कंफर्मेशन प्रोसेस माइंड हो गया। अच्छा, ये हम क्या पढ़े हैं? अल्टरनेट प्रोसीजर नंबर 1। अल्टरनेट प्रोसीजर नंबर वो क्या है कि सब्सिक्वेंट इवेंट चेक कर लें। क्लियर हो गया? अब सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? डेटर केस में रिसीट्स, सब्सिक्वेंट रिसीट्स, क्रेडिटर केस में सब्सिक्वेंट पेमेंट, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर में सब्सिक्वेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स, और एडवांसेस टू सप्लायर्स में सब्सिक्वेंट रिसीट ऑफ गुड्स। ठीक है, पक्की बात है। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये आया कि आपने कंफर्मेशन भिजवाई, रिस्पॉन्स नहीं आया, फॉलोअप किया, फर्स्ट रिमाइंडर नहीं रिस्पॉन्स आया, सेकंड रिमाइंडर नहीं रिस्पॉन्स आया, आपने चलो मैं अल्टरनेट पे शिफ्ट करता हूँ। अल्टरनेट नंबर 1 प्रोसीजर परफॉर्म किया आपने, सब्सिक्वेंट भी कोई मूवमेंट नहीं हुई। 30 जून को डेटर आ रहा है, अब आप रिपोर्ट साइन करने के करीब आ गए, 2-2.5 महीने गुजर गए, सब्सिक्वेंट कोई पैसे रिसीव, कोई पेमेंट आपने नहीं की, कोई उनसे गुड्स की डिलीवरी आपने उनको नहीं की, या उनसे डिलीवरी रिसीव नहीं हुई। अब क्या करें? हो सकता है ना? होता है, समझ गए? फिर क्या करेंगे? ठीक है, सुन लेना था। फिर अल्टरनेट नंबर 2 पे शिफ्ट कर जाएंगे। वो क्या है? अल्टरनेट प्रोसीजर नंबर 2 कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ, सुना वर्ड, ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द, जिनकी वजह से ये बैलेंसेस पाइल अप हुए, जिनकी वजह से ये बैलेंसेस, फॉर एग्जांपल डेटर्स की अमाउंट कैसे बनी? डेटर की अमाउंट कैसे आ गई बैलेंस शीट में? डेटर की अमाउंट कैसे आ गई बैलेंस शीट में? सेल की होगी उसको, तब क्या करेंगे? सेल चेक कर लेंगे, क्या सेल हुई है, जिसमें डेटर्स ठीक है होंगे, डबल एंट्री है ना, समझ गए? क्रेडिटर से क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ डिटेल। कैसे क्रेडिटर्स कैसे आ गए? परचेज हुई होगी, उन परचेज का टेस्ट ऑफ डिटेल कर लेंगे, वाकई परचेज हुई थी। होता है ना, फॉर एग्जांपल 15 डेज के डेटर होते हैं हमारे, 1 मंथ के डेटर होते हैं, 1 मंथ के डेटर सेल चेक करेंगे, वो किसी करीब आ रही होगी डेटर्स के। ऐसे ही है ना, वहाँ पढ़ेंगे डेटर्स डेज, क्रेडिटर डेज, सब पढ़ते होते सारा, समझ गए? और क्या होगा? देखिए, आपने वो 25 जून को सेल की, 5 पैसे नहीं आए, वो कुछ दिन बाद आ गए, आखिरी कुछ दिनों की सेल परचेज होगी ना, ये ऐसी है। समझ आ रही है बातें?